आज के इस वीडियो में हमारे साथ हैं निशांत जी। नमस्कार। निशांत जी एक एडवोकेट हैं और आज हम उनसे वकालत के बारे में कुछ सवाल जवाब करेंगे। ठीक है निशांत जी, तैयार हैं आप? बिल्कुल। निशांत जी, आपने देखा होगा कि जब भी कभी कहीं भी विवाद होता है, दो पार्टीज़ में विवाद होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, कई बार हाथापाई भी हो जाती है। वो विवाद तो कई तरह के होते हैं, आप तो वकील हैं, आप तो अच्छे से, हमसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं इस चीज़ को। जी। तो उन दोनों के बीच हाथापाई भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद भी वो एक बात ज़रूर आपस में करते हैं और हमेशा बोलते हैं कि मैं तुझे कोर्ट में देख लूँगा। तो बिल्कुल। ये कोर्ट में देख लूँगा की धमकी क्यों दी जाती है? यानी क्या कोर्ट में जाने से ऐसा क्या हो जाएगा, या ऐसा क्या है कोर्ट में देख लूँगा से क्या तात्पर्य है? यानी देखिए, कोर्ट में देख लूँगा, बेसिकली कोर्ट, अगर हम इन जनरल में बात करें तो एक कानूनी कार्रवाई है कि या फिर वो कानूनी कार्रवाई क्रिमिनली करेगा, या फिर अगर वो प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू है, या फिर अगर लोग छोटी जगह की बात करें, जैसे स्मॉल जो विलेजेस या फिर टाउन्स रहते हैं, वहाँ पर सिविल केसेस ही ज़्यादा रहते हैं, तो वो प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ के लिए अच्छा। आएगा। तो ऐसे इश्यूज़ के लिए वो आता है कोर्ट में। जी। और इसलिए सी यू इन द कोर्ट या कोर्ट में देख लूँगा जैसे टर्म हमारे यहाँ बहुत आम है। बाकी फिर क्रिमिनल कोर्ट के थ्रू अगर वो आता है तो पुलिस के थ्रू आएगा, एफआईआर दर्ज होगी, उसके बाद ट्रायल चलेगी उस पर, और इस तरीके से एक पूरा केस चलता है। या जी। फिर वो फौजदारी में आएगा तो वो किसी रिलीफ के थ्रू रिलीफ के लिए आएगा, जो या फिर उसके राइट रहेंगे प्रॉपर्टी पे, या फिर अदर जो इश्यू है उससे रिलेटेड, उसके लिए वो सिविल के थ्रू यहाँ आता है। तो दो कंडीशन में ही कोई कोर्ट में आता है। जी। तो जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल व्यक्ति है और उसको कोई भी केस स्टार्ट करना है, तो उसको स्टार्ट करने का क्या प्रोसेस हो सकता है? देखिए, पहले तो हम ये समझ लें कि अगर केस बोले तो केस दो टाइप से यहाँ पे होंगे, या अगर अभी हम डिफ्रेंशिएट करें तो केस या फिर वो क्रिमिनल के थ्रू आएगा या सिविल के थ्रू आएगा। आजकल कॉरपोरेट और ये सारी चीज़ें बढ़ गई हैं, लेकिन वो बहुत ब्रॉड लेवल की बातें हैं। अगर आम जिंदगी में हम बात करें तो क्रिमिनल और सिविल इससे ज़्यादा लोग कनेक्टेड रहते हैं। जी। तो क्रिमिनल के थ्रू अगर वो आता है, तो अगर सपोज किसी के साथ कोई घटना घटित होती है, तो घटना घटित होने के बाद वो फर्स्टली इंफॉर्मेशन देता है पुलिस में, तो वो एफआईआर जिसको कहते हैं हम आम शब्दों में, वो एफआईआर के थ्रू आता है। ये एफआईआर जो टर्म है ये सीआरपीसी में 154 में दी हुई है। अगर अच्छा। सेक्शन की बात करूँ मैं, और उस सेक्शन के थ्रू फर्स्ट इंफॉर्मेशन वो पुलिस में देता है। जो एफआईआर टर्म है ये वैसे कहीं मेंशन नहीं है, आप सीआरपीसी जब पढ़ेंगे शायद तो उसमें आप देखेंगे कि एफआईआर नाम की कोई टर्म मेंशन नहीं अच्छा। है। लेकिन इन जनरल में उसको एफआईआर के नाम से हम सभी जानते हैं, और पुलिस में भी जब हम जाएंगे तो हम उनको एफआईआर बोलेंगे तो वो हमारा वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो 154 में दी है। और उस एफआईआर में के थ्रू आप अपने जो भी आपके साथ घटना घटित हुई वो आप पुलिस को बताएंगे, पुलिस उसको नोट करेगी। अब वो जो घटना है, या फिर वो आप रिटर्न में लिख के भी दे सकते हैं जी। कि एक रिटर्न में आप जो थाना प्रभारी है या फिर उसको एक लिखित में अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं। उसके बेसिस पे वो एफआईआर मेंशन करेगा, तो वो उस चीज़ को लिखेगा कि मेरे को लिखित में ये मिली और इसके बेसिस पे मैंने एफआईआर बनाई। या फिर आप ऑरली जाके भी उनको दे सकते हैं। तो ऑरली जब आप जाएंगे या फ़ोन पे भी आप देते हैं, तो उस कंडीशन में वो उसको लिखेंगे, और उसको लिखने के बाद जो आगे की प्रोसीजर है उसके थ्रू आपको जो भी एफआईआर उन्होंने लिखी, जो घटना आपने बताई, जी। वो आपको पढ़ के सुनाएंगे। अच्छा। और पढ़ने के बाद जो भी, मतलब जैसे जिसने भी वो एफआईआर दर्ज करवाई है, वो कंप्लेनेंट के साइन भी उसमें होंगे, अच्छा। ताकि आगे उनको ये ना रहे कि भाई ये एफआईआर किसने लिखी, पहली चीज़। और एविडेंशियरी वैल्यू के हिसाब से एफआईआर में कि भाई साइन किए हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप पे ये शो हो जाता है कि आप वो एफआईआर की है। वैसे एफआईआर की बहुत एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होती है। अच्छा। एक तो ये आपने बता दिया एफआईआर हो गई, सिविल केसेस में कैसे होगा? देखिए, सिविल केसेस में जो स्टार्टिंग होती है, सपोज आपके बीच में किसी प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट अराइज होता है, तो डिस्प्यूट अराइज होने के बाद आप अपने जो भी एडवोकेट हैं उनसे मिलेंगे, उनसे इस पर डिस्कशन करेंगे, और आपको जो रिलीफ चाहिए
उसके बेसिस पे वो एक प्लेंट फाइल करेंगे जी और वो प्लेंट फाइल करने के बाद सिविल सूट ऑनरेबल कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे, पेश करेंगे, और पेश करने के बाद फिर आपका यहाँ से केस शुरू होता है। और इसके बाद जैसे ही आपका सिविल सूट फाइल हो जाता है, इसके बाद आप अगली पार्टी जो है जिसके अगेंस्ट आपने सिविल सूट फाइल किया है उनको आप समन इशू करवाते हैं थ्रू कोर्ट। और उन समन इशू के बाद जैसे ही वो उसको मिलता है, वो भी वो सामने वाली पार्टी भी प्रेजेंट होगी कोर्ट में, और इसके बाद वो अपना रिप्लाई देती है। जी। और रिप्लाई देने के बाद फिर यहाँ पर कोर्ट की जो फर्दर प्रोसीडिंग्स हैं, जो ट्रायल है, वो शुरू हो जाएगी। अच्छा, इस वीडियो को बनाने के पीछे जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि नॉर्मल व्यक्ति जिसे कानून के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है और ये समझ लीजिए सामान्य है, जिस बिल्कुल जो पुलिस को देख के भी डर जाता है नॉर्मली, तो उसको कुछ ऐसा लाभ मिल जाए जिससे उसके लिए आसानी हो। अगर वो किसी भी परिस्थिति में इस तरीके से फंस जाता है जहाँ उसको कोर्ट की शरण में जाना पड़े या पुलिस के पास जाना पड़े, तो क्या किसी भी मारपीट के मुकदमे में यानी केस में या अन्य किसी भी क्रिमिनल केस में वकील को साथ में ले जाना ज़रूरी होता है एफआईआर कराने के लिए? देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एफआईआर के समय वकील को साथ रख ही सकें, क्योंकि कंडीशन ये रहती है कि जब आपकी लड़ाई हुई सपोज किसी, तो उस लड़ाई के बाद आपका फर्स्ट इंस्टेंस पे ये रहता है कि मैं रिपोर्ट करूं, और वो रिपोर्ट करने के लिए अगर जैसे आपका थाना आपके बगल में जो है वहाँ से आपके वकील रीच में नहीं है, तो उस कंडीशन में आप स्वयं जाके ही वो रिपोर्ट कराते हैं। अच्छा। और ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि वहाँ पर आपको वकील लेके जाना ही है। ये जिसके भी साथ वो घटना हुई है, जो भी कंप्लेनेंट है, वो कंप्लेनेंट ही उस घटना की पहली जानकारी देता है जी। तो एफआईआर मतलब जो घटना हुई उसकी पहली जानकारी है। तो यहाँ पर वकील का रोल बहुत ज़्यादा नहीं होता। हाँ, कुछ केसेस ऐसे रहते हैं, जैसे आपके साथ जब घटना हुई तो आप वकील से अगर आपके कोई संपर्क में है तो उनसे थोड़ी सलाह मशवरा कर सकते हैं, जिससे एफआईआर एक व्यवस्थित ढंग से आप कर सकें। जी। केस फाइल कर दिया है एक जिसने भी किया है, मान लीजिए जो उसको क्या कहा जाता है जो केस फाइल करता है? कंप्लेनेंट। जी। तो और दूसरा जो व्यक्ति जिसने किसी भी प्रकार का क्राइम किया है, तो उसके लिए बेल का क्या प्रोविज़न है? देखिए, पहले तो बात आती है कि केस क्या है, क्योंकि केस से के बेसिस पर ही ये डिसाइड होगा कि आपको बेल कहाँ से और कैसे मिलेगी। जी। केसेस जो हैं वो दो प्रकार के रहते हैं, एक बेलेबल ऑफेंस रहता है और एक नॉन बेलेबल ऑफेंसेस रहते हैं। तो जो बेलेबल ऑफेंसेस हैं उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट्स की भी कई रूलिंग्स आ गई हैं, और उन्होंने अपने जजमेंट्स में ये कहा है कि जो बेलेबल ऑफेंसेस हैं वहाँ पर बेल राइट ऑफ बेल है। मतलब आपके अगेंस्ट अगर कोई रिपोर्ट होती है, आपको पुलिस पकड़ती है, उसके बाद आपको एज अ राइट बेल मिलेगी। और उस जो 3 साल से कम के जिन केसेस में सज़ा रहती है, उन केसेस में यह बेल नॉर्मली ही मिलती है। जैसे आपके अगेंस्ट क्राइम हुआ और आपका नाम एज एन एक्यूज आया, आपको पुलिस ने पकड़ा, उसके बाद पुलिस ही आपको बेल बॉन्ड पे छोड़ देती है जी। और उस बेल बॉन्ड के अंदर वो धारा 41 के अंदर सेक्शन 41A CRPC के अंदर आपको वो बेल देगी, और आपको ये कुछ कंडीशंस के साथ देगी कि जब आपको बुलाया जाएगा आप पुलिस स्टेशन में उपस्थित रहेंगे। सेकेंडली, आप किसी टाइप से विक्टिम को इन्फ्लुएंस या फिर डराने धमकाने की कोशिश नहीं करेंगे, और इस कंडीशन के साथ उनको पुलिस से बेल मिल जाती है। इसके बाद जब चार्जशीट फाइल होगी उस पर्टिकुलर केस की, उस चार्जशीट के टाइम पे ऑनरेबल कोर्ट में भी वह अपने बेल के पेपर्स सबमिट करेगा, और उसके बेसिस पर ऑनरेबल कोर्ट उसको बेल दे देगी। ये राइट ऑफ बेल है, तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा डिस्कशन या आर्गूमेंट के लिए ज़रूरत नहीं रहती है, वो उसको बेल मिलेगी ही। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी रहते हैं जो बेलेबल ऑफेंसेस रहते हैं, तो बेलेबल ऑफेंस में पुलिस को ये राइट नहीं रहता कि वो वहाँ से बेल दे सके पुलिस स्टेशन से। अच्छा। तो उस कंडीशन में जो एक्यूज है उसको बेल के लिए डायरेक्ट कोर्ट ही रीच करना पड़ेगा, और वहाँ पर अगर जैसे वो सपोज उसको अरेस्ट कर लिया गया है, तो उस कंडीशन में तो उसको रेगुलर बेल जो रहती है उस रेगुलर बेल के लिए ही अप्लाई करना पड़ेगा।
लेकिन अगर वो उसको अरेस्ट पुलिस के थ्रू नहीं किया गया है और वो बेल चाहता है, तो एंटिसिपेटरी बेल एक टर्म है जो सेक्शन 438 में मेंशन किया है सीआरपीसी के, उसके थ्रू भी वो आ सकता है और उसमें वो एंटिसिपेटरी बेल के लिए सेशन कोर्ट में अपने बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। अभी आप बात कर रहे थे तो मेरा पॉइंट कहीं और जा रहा था, मेरा माइंड कहीं और जा रहा था। आपने हाई कोर्ट का नाम लिया, आपने सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया, आपने सेशन कोर्ट का नाम लिया, तो क्या डिफरेंस है इनमें? देखिए, क्लासेस कोर्ट्स की बना रखे हैं कि अलग अलग लेवल पे, जैसे लोअर कोर्ट हैं तो लोअर कोर्ट बेसिकली जो, अगर मैं क्रिमिनल की बात करूं तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास, ये लोअर कोर्ट्स कहलाते हैं। इसके ऊपर फिर सेशन कोर्ट आता है। सेशन कोर्ट और जेएमएफसी और जेएमएससी, ये दोनों मिला के सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स भी कहा जाता है इन जनरल टर्म में इनको। इनके ऊपर जो रहते हैं वो हाई कोर्ट रहते हैं, जो एक पूरे स्टेट को कवर करती है। सेशन कोर्ट जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया जो उसको दिया गया है, जो उसके ज्यूरिसडिक्शन में बताया गया है, उसको वो कवर करेगी और उससे उस एरियाज में जो भी केसेस आएंगे उनको डील करने का या फिर उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट करने का काम इन कोर्ट्स का रहेगा। हाई कोर्ट जो है वो एक स्टेट या दो स्टेट या फिर 3 स्टेट, जैसा भी उसको उसके ज्यूरिसडिक्शन को सेट किया गया है। क्या यूनियन टेरिटरी भी हाई कोर्ट यानी स्टेट्स के साथ मिलके हाई कोर्ट बना सकती है? हाँ जी, बिल्कुल बनाती हैं। हमारे यहाँ पे भी जैसे कलकत्ता हाई कोर्ट है, वो अंडमान एंड निकोबार को भी उसके ज्यूरिसडिक्शन में लेता है। तो ऐसा जो यूनियन यूटीज़ हैं, ये यूटीज़ भी हाई कोर्ट्स के अंदर आती है। और जैसे आप हाई कोर्ट्स की हमने बात की, इसके बाद इससे ऊपर जो सबसे ऊपर हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा जाता है। बेसिकली ये हाईएस्ट कोर्ट है और बाकी जितने कोर्ट्स हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने जो भी वर्डिक्ट दिया या फिर जो भी ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट लेती है उसको फॉलो करना इनके लिए कंपलसरी है। तो इस टाइप से एक कैटेगरी बनाई गई है कोर्ट्स की और उसके बेसिस पे उनके ज्यूरिसडिक्शन बनाए गए हैं कि उनके कैसे पावर्स रहेंगे, किस टाइप के केसेस वो डील कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें के बेसिस पे आपने जैसा बोला ये सारे कोर्ट्स आते हैं। तो निशान जी, आप तो एक स्वयं एक एडवोकेट हैं और आप प्रैक्टिस करते हैं जी। तो आपने देखा होगा कि जो वर्तमान समय चल रहा है, प्रेजेंट टाइम चल रहा है, इसके अंदर पारिवारिक मुद्दों के केस बहुत ज़्यादा आने लगे हैं कोर्ट में। शायद ये केसेस पहले इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं आते थे, तो इसके पीछे क्या कारण है और क्या ये केसेस जो रहते हैं वो सही हैं या केसेस भी चल रहे हैं? देखिए, आपका ऑब्जर्वेशन इस पे बहुत अच्छा है शांतनु जी। और मैट्रिमोनियल जो डिस्प्यूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं लास्ट कुछ टाइम में, और इस कारण जो कुछ स्पेशल कोर्ट्स भी ऐसे बनाए गए हैं जिसके थ्रू ऐसे जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉर्ट आउट किया जा सके और ऐसे जो लोग हैं इनको साथ लेके आने की कोशिश हो। साथ ही इसमें राजीनामा जिसको कहा जाता है, कॉम्प्रोमाइज़, इस कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन को बढ़ाने के लिए भी कोर्ट्स बहुत लीनियंट रहती है ऐसे केसेस में, और कोशिश ये करती है कि इनिशियली अगर पार्टीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ हो सके तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। जो डाइवोर्स केसेस आते हैं, जैसा आप बोल रहे हैं कि आजकल बहुत बढ़ गए हैं, डाइवोर्स केसेस में एक कूलिंग पीरियड टर्म भी चलता है जी। तो जैसे आपने डाइवोर्स का केस फाइल हुआ, इसके बाद 6 महीने का एक कूलिंग पीरियड दिया जाता है। उस कूलिंग पीरियड जो कोर्ट के द्वारा दिया जाता है, कोर्ट उसमें ये एक्सपेक्ट करता है कि आपके बीच में जो भी डिस्प्यूट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप उनको सॉर्ट आउट करके आप ऑनरेबल कोर्ट में आके जो आपके डिस्प्यूट है वो ख़त्म कर सकें। अच्छा। इसलिए वो 6 महीने का टाइम, जैसे ही आप डिवोर्स पिटीशन फाइल करते हैं, इसके बाद आपको दिया जाता है कि आप उस चीज़ को ख़त्म करके एक वापस से अच्छी ज़िंदगी और एक पारिवारिक जीवन शुरू कर सकें। लेकिन आपने जैसा कहा कि बहुत हद तक जो ये राइट्स बनाए गए हैं वो इसलिए बनाए गए हैं कि उससे कहीं ना कहीं महिलाओं के जो राइट्स हैं वो भी कंजर्व किया जा सकें, उसके साथ ही इनके बीच के जो डिस्प्यूट्स हैं वो ख़त्म किए जा सकें। लेकिन कहीं ना कहीं जैसा हमें पता है कि लॉ का जितना यूज़ है उससे ज़्यादा मिसयूज़ भी बहुत जगह हो जाता है।
तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसका मिसयूज़ करने का प्रयास भी करते हैं, और ऐसे फॉल्स केसेस जो हैं वो भी आजकल कोर्ट में देखने को मिलते हैं। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ट्रिपल तलाक के ऊपर एक कानून आया, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अगर मैं ट्रिपल तलाक की बात करूं तो जी। पार्लियामेंट ने एक बहुत अच्छा लॉ लाया, और उस लॉ के थ्रू जो हमारी मुस्लिम महिलाएं हैं उनके राइट्स को कहीं ना कहीं सेव करने का काम किया गया है। वास्तव में हमारे यहाँ क्रिमिनल कोड जो है, जैसे वो क्रिमिनल कोड तो हम सबके लिए सेम है, लेकिन अच्छा। जो सिविल कोड है वो सिविल कोड में बहुत डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। रिलीजियसली हम एक डाइवर्स कंट्री में रहते हैं, तो डाइवर्स कंट्री में रहने के कारण बहुत सारे रिलीजन रहते हैं और बहुत सारे प्रैक्टिसेस हैं अलग अलग। तो जैसे हिंदू जो रिलीजन है उसके लिए बहुत एक्ट्स बनाए गए हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, जी। हिंदू गार्जियनशिप एक्ट है, ये सारे डाइवोर्स से रिलेटेड एक्ट्स भी मैरिज एक्ट में ही जुड़े हैं। तो ये सारे एक्ट बनाए गए हैं जिससे एक प्रॉपर वे में थ्रू कोर्ट उनको एक जस्टिस दिया जा सके। लेकिन जैसे मोमेडन लॉ की अगर मैं बात करूँ तो मोमेडन लॉ में जो लॉज हैं वो उनके पर्सनल लॉज के थ्रू रन होते हैं, और इस कारण कुछ ऐसे लॉज भी हैं जो आज के टाइम के हिसाब से बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है। ट्रिपल तलाक जो था वो भी एक ऐसा ही लॉ था जो आज के टाइम में और आज के जनरेशन के हिसाब से बात करें तो बहुत प्रॉपर दिखाई नहीं देता। ऐसे ही लॉ के अगेंस्ट पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया, और जो ट्रिपल तलाक है जिसमें 3 बार तलाक बोलने पर आपका तलाक हो जाता है, और आपके जो भी शादी के थ्रू आपको जो राइट्स प्राप्त हुए हैं वो राइट्स वहीं ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसे राइट्स को सेव करने के लिए ट्रिपल तलाक लाया गया, और जो ट्रिपल तलाक के थ्रू डाइवोर्स होता था उसको वॉइड किया गया। तो ये बहुत अच्छा एक लॉ है, जी। और शायद मुस्लिम महिलाओं के लिए तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि उनके राइट्स भी कंजर्व हो रहे हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं उनको कोर्ट में आने का एक जो एक पाथ है वो पाथ भी मिल रहा है कि वो अगर इनके अगेंस्ट ऐसा कुछ होता है तो वो कोर्ट के थ्रू एक्शन ले सकती हैं ऐसे इनजस्टिस के खिलाफ। मेंटेनेंस क्या होता है? देखिए, मेंटेनेंस जो है, मेंटेनेंस को अगर मैं सामान्य भाषा में बोलूँ तो जैसे अगर डाइवोर्स होता है, या फिर अगर मैं सेक्शन 9 जिसको कहते हैं, तो सेक्शन 9 के थ्रू ये कहा गया है कि अगर एक पार्टी दूसरे पार्टी स्पाउस को छोड़ती है तो जो फर्स्ट स्पाउस है वो एक एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करता है, जी। इसलिए कि उसके थ्रू वो कोर्ट से ये निवेदन करे कि सेकंड स्पाउस को मेरे साथ रहने के लिए बोला जाए, और जो हमारे मैट्रिमोनियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए कहा जाए। लेकिन उसके बाद भी बहुत कंडीशन ऐसी बनती है कि अलग अलग रहना पड़ता है। तो जैसे वाइफ, जनरली हमारे जो इंडियन सोसाइटी है उसमें वाइफ के लिए ये रिलीफ बहुत बड़ा रहता है, 125 जो आप मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, या फिर हिंदू एक्ट में अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू बोलें तो सेक्शन 25 और 24 इस बारे में बात करते हैं। तो इनके थ्रू उनको वो मेंटेनेंस का राइट मिलता है कि अगर वो अलग रह रही हैं क्योंकि उनके पास अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है, जी। तो उनका हस्बैंड उनको कुछ इनकम जो उसकी है हस्बैंड की इनकम, उसमें से एक जो कोर्ट फिक्स करेगा इनकम, वो इनकम वाइफ को मंथली या फिर जैसा भी कोर्ट डिसाइड करेगा उस बेसिस पे उसको देगा, जिससे वो अपना रहन सहन कर सके, अपने खर्चे उठा सके, भरण पोषण करने के और लिए। अगर उसके बच्चे हैं तो वो बच्चे का भी भरण पोषण कर सके। जी। तो ये है मेंटेनेंस लॉ जो हमारे यहाँ पर एप्लीकेबल है, और जनरली कोशिश ये होती है कि इसके थ्रू जो वुमेन्स हैं उसके राइट्स को भी सेफ रखा जाए, और क्योंकि वो केस लड़ रही है उसके ऊपर खुद की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर बच्चा है तो बच्चे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये सारे खर्चे उठाने के लिए उसको कहीं ना कहीं एक हेल्प हो, इसलिए ये मेंटेनेंस लॉ बना। अब ये हिंदू लॉ है, तो हिंदू लॉ में तो सेक्शन 125 के थ्रू भी हमें राइट मिल रहा है, और हिंदू मैरिज एक्ट का जो 24 और 25 है उसके थ्रू भी हमें वो राइट मिल रहा है। लेकिन मोमेडन लॉ में अगर बोला जाए तो वो पर्सनल लॉज से रन होते हैं। तो उस कंडीशन में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट लाया, जो शाह बानो आपको जानकारी जी, भी शाह होगी बानो शायद। केस। तो उसके केस के थ्रू भी इनके जो राइट्स हैं उनको सेव करने की कोशिश हुई। साथ ही एक सेक्शन 125 CRPC जो है उसका जो रिलीफ है वो भी मोमेडन वुमेन्स को देने की कोशिश हुई,
और ये अच्छा। कहा गया कि भाई अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि वो अपने पति से दूर रह रही हैं, अलग रह रही हैं, तो वो 125 के अंदर मेंटेनेंस के लिए ऑनरेबल कोर्ट में आ सकती हैं और उनको वो मेंटेनेंस मिलेगा। कुछ बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, जैसा आप कह रहे हैं, फॉल्स एलिगेशंस ऐसे लगाए जाते हैं कई पुरुषों पे और उनको झूठे तरीके से फंसाया जाता है। अगर ऐसा जैसे थ्रेट ऐसा लगता है पुरुष को कि उसके अगेंस्ट झूठा केस हो सकता है, तो पहली बात तो वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए जा सकता है। अच्छा। इसके अगेंस्ट कि मेरे अगेंस्ट ऐसा झूठा केस लगाने का प्रयास हो रहा है, तो मुझे उस कंडीशन में बेल दी जाए, तो वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए जा सकता है। सेकेंडली, अगर पुरुष जैसे महिला उसको छोड़ के जैसे उसकी वाइफ उसको छोड़ के गई है, सॉरी, तो उस कंडीशन में भी वो परामर्श केंद्र जो पुलिस स्टेशंस में आजकल बने हुए हैं, उन परामर्श केंद्र में एक एप्लीकेशन दे सकता है जिसके थ्रू वो वाइफ को बुलाकर एक आपसी समझौते की कोशिश करने का प्रयास कर सकता है। जी। तो वो उसके लिए कहीं ना कहीं, अगर जैसे आगे सपोज उसके अगेंस्ट कोई दहेज प्रथा का झूठा केस लगाने का प्रयास होता है उस कंडीशन में, जी। तो तब ये जो रिपोर्ट्स हैं ये कहीं ना कहीं उसको हेल्पफुल हो जाएंगे कि उसने एक प्रयास किया था परामर्श केंद्र में जाने का। इसके अलावा वो पुलिस में भी एक एप्लीकेशन दे सकता है, वहाँ के थाना प्रभारी या फिर जहाँ वहाँ के जो सुप्रीम ऑफिसर है उसको, कि उसके अगेंस्ट ऐसा ऐसा हुआ है और उसकी पत्नी ने उसके अगेंस्ट ऐसे झूठा केस लगाने की कोशिश कर रही है। उसके घर वाले जो हैं, पत्नी के घर वाले अगर उसको परेशान कर रहे हैं, तो उसके बारे में वो जानकारी एक बार पहले दे सकता है पुलिस में, जिससे होगा ये कि अगर आगे कभी ऐसा झूठा केस आता भी है तो कहीं ना कहीं उसको एक बचाव मिल सके कि उसने पहले ही इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म किया था कि ऐसा कुछ प्रयास होगा। तो हमारे जो पुरुषों के लिए अभी वास्तव में जो बचाव है वो केवल इतने हैं कि वह उस चीज़ से थोड़ा सचेत रह सके। ये बात सही है कि वुमेन्स के साथ अत्याचार होते हैं, गलत नहीं है, लेकिन कई लोग इस चीज़ का मिसयूज़ भी कर रहे हैं और वो गलत है। क्या कोई व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली केस दायर कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही लीनियंट है और उसने हमारे लिए ऐसे राइट्स रखे हैं कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स पे कोई सवाल बनता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 और में दिए गए हैं, उन पे अगर कोई सवाल बनता है तो उस कंडीशन में हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा अच्छा। सकते हैं। और आर्टिकल 226 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में जो है उसके थ्रू हम हाई कोर्ट के लिए जा सकते हैं, और आर्टिकल 32 जो है उसके थ्रू हम सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं। बहुत सारे, और 5 जो रिट्स हैं, वो 5 रिट्स भी इसलिए ही इंट्रोड्यूस की गई थी जिसके थ्रू हम, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स कहीं कर्टेल हो रहे हैं, तो वो राइट्स को सेव करने के लिए हम कोर्ट डायरेक्ट हाईएस्ट अथॉरिटी तक जा सकें। और इसलिए ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हम डायरेक्ट रीच कर सकते हैं। अब कुछ कंडीशंस ऐसी आपने भी सुना होगा कि कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया, लेकिन उसको ना पुलिस में उसको, सॉरी, जैसे 24 घंटे में कोर्ट में उसको प्रेजेंट करना रहता है। अच्छा। कई बार पुलिस उसको नहीं करती है या फिर किसी टाइप से मिसकंडक्ट कुछ ऐसा दिखता है, तो उस कंडीशन में उसके पास ये राइट्स रहते हैं कि वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रीच कर सकता है और उसके थ्रू वो अपने राइट्स को बचाने के प्रयास कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो इन कंडीशंस में बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग होके एक्शंस लेती हैं और उसके राइट्स को सेव करने की कोशिश करती हैं। यूसीसी के बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, अभी हमने जैसे पहले भी डिस्कशन किया था मुस्लिम राइट्स का या फिर हिंदू राइट्स का, ये सारा, तो मैंने आपको पहले भी जैसे बताया, क्रिमिनल कोड में तो हम सभी एक हैं जी। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड की जहाँ बात आती है तो बहुत सारी प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो शादी से रिलेटेड या डाइवोर्स से रिलेटेड या फिर प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज जो हैं, इसमें हमारी प्रैक्टिस में बहुत फ़र्क आता है। मतलब हिंदू राइट्स और हिंदू लॉज अलग हैं, मोमेडन लॉज अलग हैं, क्रिश्चियन और पारसीज लॉज भी अलग अलग हैं। तो जहाँ पर हम एक कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हों, ऐसे इस कंडीशन में एक इतना डाइवर्सिफिकेशन लॉस में होना बहुत सही नहीं है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे हिंदू लॉज में, क्योंकि हिंदू लॉज तो पर्सनल बहुत कम रहे हैं,
वो जितने भी लॉज हैं उनके लिए एक्ट बना दिए गए हैं और जी। उन एक्ट के थ्रू ही वो रन कर रहे हैं। लेकिन जैसे मोमेडन लॉ है या फिर पारसी लॉज भी कुछ ऐसे हैं जहाँ पर उनके लॉज प्रिवेल करते हैं जो इनेक्टेड लॉज हैं उनके ऊपर। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि कई बार इनजस्टिस होने का डर रहता है, महिलाओं के जो राइट्स हैं वो भी कर्टेल होने का एक डर बना रहता है। बाकी एक डिस्टरबेंस रहता है, एक जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत सही नहीं रहता है, क्योंकि उनमें कई बार बहुत राइट्स ऐसे रहते हैं जो एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मिल गए हैं और एक व्यक्ति को बिल्कुल ही नहीं मिले हैं। तो इस कंडीशन में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो ये लॉज को कहीं ना कहीं एक सेम कर देगा, जिसके कारण जैसे जो राइट्स एक हिंदू को हैं वही राइट्स एक मोमेडन को रहेंगे, वही क्रिश्चियन को रहेंगे और वही पारसी को रहेंगे। तो एक कोर्ट के लिए भी इजी रहता है कि वो इजीली एक सभी के लिए एक सा। हाँ इजीली एक अपना स्टैंड ले सकता है। सेम डिफॉल्ट के लिए मोमेडन लॉ अलग बोलता है और सेम फॉल्ट के लिए हिंदू लॉ अलग बोलता है, तो उसमें एक प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है उस चीज़ से कोर्ट भी बचेगा और शायद एक ट्रांसपेरेंसी जो आना चाहिए, एक क्लैरिटी जो आना चाहिए, वो क्लैरिटी भी आएगी। जी। देखिए पूजा पद्धति से यूनिफॉर्म सिविल कोड को जोड़ना गलत है, क्योंकि पूजा पद्धति कुछ सबकी लोगों का अलग हो कहना है सकती कि यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो लोगों को एक ही पूजा पद्धति अपनानी पड़ेगी। ऐसा तो कहीं हो नहीं सकता है। नहीं, ये ऐसा तो मैं कॉन्स्टिट्यूशनल में अपना अपना धर्म। बिल्कुल, वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन उस चीज़ को सेव कर रहा है। आपके आपके जो रिलीजियस राइट्स हैं उन रिलीजियस राइट्स को आर्टिकल 25 से 28 के बीच में सेव किया गया है। तो आपके राइट्स जो हैं पूजा पद्धति से रिलेटेड या फिर आपके पर्सनल रिलीजन से रिलेटेड जो लॉज हैं वो यहाँ पर कर्टेल नहीं हो रहे हैं। जी। वो के यहाँ पर वो राइट सेव हो रहे हैं जहाँ पर इनजस्टिस होने का थोड़ा बहुत डर है। आशा है आज का ये वीडियो आपके लिए कुछ जानकारीप्रद होगा और इससे आपको भविष्य में कुछ लाभ मिलेगा और जिससे आपका जीवन कुछ आसान हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। निशान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपने आज हमें समय दिया। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा